आपने आज तक प्यार में धोखे की कई दर्जन भर कहानियाँ सुनी होगी, मगर आज हम आपको एक ऐसी प्यार की कहानी के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसने एक समय में पूरे लखनऊ को दहला दिया था। यह पूरी कहानी लखनऊ के एक डॉक्टर हरिओम गौतम तथा लखनऊ के एक बेहद ही रईस घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की शमीम रहमान की है। ये वही शमीम है जिसकी खूबसूरती का चर्चा उन दिनों पूरे लखनऊ में होता था। तो आखिर डॉक्टर हरिओम गौतम तथा शमीम रहमानी का क्या रिश्ता था और यह क्राइम कैसे इतना बड़ा बन गया कि इस क्राइम स्टोरी को कवर करने के लिए कई विदेशी मीडिया, खास तौर पर भारत, इस स्टोरी को कवर करने के लिए आई थी। इसके अलावा पूरे देश की मीडिया बस इसी केस के बारे में बात करती थी। यकीन मानिए इस केस की सच्चाई जानकर आप भी शॉक रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत 7 मई 1966 को होती है, जब लखनऊ के सबसे रईस और प्रभावशाली लोगों में से एक अजीज उर रहमान को अचानक से पैरालिटिक अटैक आता है। अचानक आए इस अटैक की वजह से अजीज उर रहमान की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यहाँ उनका इलाज डॉक्टर हरिओम गौतम की देखरेख में शुरू होता है। इस समय डॉक्टर हरिओम की उम्र करीबन 33 साल की थी। समय के साथ अजीज उर रहमान की तबीयत ठीक हो जाती है और 10 दिन के इलाज के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मगर इलाज के दौरान उन दिनों कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल अजीज उर रहमान के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटे उस समय पॉलिटिक्स में कदम रख रहे थे, जबकि बेटी पढ़ाई कर रही थी और उसकी उम्र 22 साल थी, जिसका नाम था शमीम रहमानी। जब अजीज उर रहमान हॉस्पिटल में एडमिट थे तो पिता से मिलने शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल आती थी। यहाँ उनके पिता का इलाज कर रहे हरिओम गौतम की नजर जब शमीम रहमानी पे पड़ती है तो वह उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगते हैं। और गौतम भी काफी हैंडसम थे और ऊपर से डॉक्टर, इसलिए शमीम रहमानी भी उनसे खुलकर बातें करती थी। बातचीत की शुरुआत पिता की सेहत से जुड़े सवालों से होती थी, मगर देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक लव अफेयर की शुरुआत हुई। डॉक्टर गौतम जहाँ मरीजों को देखने पहले एक बार आया करते थे, वहीं अब कई बार आने लगे और पिता की खिदमत के नाम पे शमीम रहमानी भी हॉस्पिटल में ही ज्यादा समय बिताने लगी। जब 10 दिन बाद अजीज उर रहमान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए तो वह अपने लखीमपुर खेरी लेन में स्थित घर पर चले गए। क्योंकि अजीज उर रहमान शहर के प्रभावशाली लोगों में से थे, इसलिए डॉक्टर गौतम रोज उनका हालचाल लेने उनके घर जाते थे। दूसरों की नजर में डॉक्टर गौतम अजीज उर रहमानी का हालचाल लेने आते थे, मगर असल में वो शमीम रहमानी से मिलने के लिए आते थे। हालात तो यहाँ तक आ गए कि एक दिन में कई बार डॉक्टर गौतम अजीज उर रहमानी से मिलने आने लगे। घर में जवान बेटी के बावजूद डॉक्टर का इतना ज्यादा आना भले ही घर वालों को नॉर्मल लगता था, मगर पड़ोस और शहर में इस तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार डॉक्टर का इतना ज्यादा घर में आना ऑब्जर्व भी करते थे, लेकिन घर वालों को फर्क नहीं पड़ता था और डॉक्टर का आना जाना यूं ही लगा रहा। रोज के आने जाने से होता ये था कि डॉक्टर गौतम और शमीम रहमानी एक दूसरे के लिए पागल जैसे हो गए, साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगे। समय यूं ही बीतता गया और दोनों का प्यार और गहरा होता गया। भले ही ये दोनों प्यार की नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, मगर एक चीज थी जो दोनों के प्यार में आड़े आ रही थी और वह था दोनों का धर्म। मगर बाद में मिले एक पत्र से यह पता चलता है कि डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से वादा करते हैं कि वह बहुत जल्द इस्लाम धर्म अपना लेंगे और उससे शादी करेंगे। मगर भरोसे पर शमीम रहमानी और गौतम का रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। देखते ही देखते 1 साल का समय बीत जाता है। शमीम BSc की डिग्री हासिल कर लेती है। इसी बीच ऐसी कुछ चीजों का खुलासा होता है जिसके बारे में शमीम को पता नहीं था। दरअसल एक दिन पता चलता है कि डॉक्टर गौतम पहले से शादीशुदा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर के 3 बच्चे हैं। इस बात के खुलासे के बाद शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम के बीच काफी झगड़ा होता है, मगर रहमानी के प्यार में पागल डॉक्टर रहमानी को भरोसा दिलाते हैं कि बच्चों को छोड़ देंगे और धर्म बदलकर उससे शादी करेंगे। इस वादे के बाद दोनों का रिश्ता फिर से रास्ते पे आ जाता है, मगर कुछ समय तक ही सामान्य रहता है, क्योंकि अब डॉक्टर गौतम का अगले रूप के बारे में शमीम को पता चलता है। दरअसल डॉक्टर गौतम शहर के मशहूर डॉक्टर होने के साथ साथ एक दिलफेक आशिक भी हैं और वह अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ इश्क लड़ाते हैं। आए दिन नई लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट और होटलों में घूमने जाते हैं। इस बात की जानकारी शमीम रहमानी को जब होती है तो उनके बीच में फिर से बहुत लड़ाई होती है और रिश्ता खत्म होने की कगार में आ जाता है। मगर गौतम इन आदतों को छोड़ने का भरोसा दिलाकर शमीम को फिर मना लेते हैं। इसी बीच अचानक डॉक्टर गौतम का बलरामपुर हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाता है और वह जानते थे ट्रांसफर का मतलब फिर मिलना जुलना बंद, इसीलिए डॉक्टर गौतम अपना ट्रांसफर रुकवा लेते हैं। इस तरह लगभग 2 साल का समय बीत
जाता है और शमीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम का लव अफेयर यूं ही चलता रहता है। समय जरूर बदलता है मगर डॉक्टर गौतम का स्वभाव नहीं बदलता है, वह दूसरी लड़कियों से मिलना जुलना जारी रखते हैं। इस बात की खबर जब शमीम रहमानी को होती है तो वह एक दिन बीच सड़क में डॉक्टर गौतम को थप्पड़ मार देती है और वहीं से अपना रिश्ता खत्म करने की बात करती है। मगर डॉक्टर गौतम चीजों को फिर से संभालते हैं और शमीम रहमानी को फिर से मना लेते हैं। कुछ महीने तक रिश्ता ठीक चलता है मगर 1968 की जुलाई के महीने में कुछ ऐसा होता है कि दोनों के रिश्ते में तूफान खड़ा हो जाता है। दरअसल रहमानी के भाई अमीर अहमद का नौकर गणेश शमीम रहमानी को खबर देता है कि उसने शहर में देखा है कि डॉक्टर गौतम किसी लड़की को अपने स्कूटर में घुमा रहे हैं। कुछ ही समय पहले डॉक्टर गौतम ने रहमानी को भरोसा दिया था कि अब वे किसी लड़की को नहीं मिलेंगे, मगर जब शमीम रहमानी यह सुनती है तो डॉक्टर गौतम किसी को घुमा रहे हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। वह अगले दिन ही 10 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम को मिलने के लिए बुलाती है और फिर दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़े के बाद डॉक्टर गौतम अपने घर चले जाते हैं मगर अगले दिन 11 जुलाई की शाम लगभग 3 बजे वो शमीम रहमानी के घर आते हैं। यहाँ दोनों में कुछ ऐसी बातें होती हैं, अब लगने लगता है कि शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम का रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। शमीम रहमानी इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मान भी जाती है मगर जब डॉक्टर गौतम आखिरी बार रहमानी के घर से निकलने लगते हैं तो शमीम रहमानी पीछे से उन्हें आवाज देती है और कहती है तुम कल आखिरी बार जरूर आना, इसके बाद तुम चाहे कभी मत आना। शमीम रहमानी की ये बातें सुनकर डॉक्टर गौतम आने के लिए हामी भर देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपने हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ जरूरी काम खत्म करने के बाद अपने आला अधिकारियों को डॉक्टर गौतम बताते हैं कि किसी जरूरी काम की वजह से उन्हें सिविल हॉस्पिटल जाना है। दरअसल पहली बार में तो डॉक्टर गौतम ने अपना ट्रांसफर रुकवा लिया था मगर जब शमीम रहमानी के साथ उनका रिश्ता बिगड़ने लगा तो वह जानबूझकर ट्रांसफर बलरामपुर हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल में करवा लेते हैं और इसी तरह ट्रांसफर से जुड़ी कागजी कार्रवाई करने के लिए वे सिविल हॉस्पिटल जाने की बात कर बिलासपुर हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। हालांकि वे सिविल हॉस्पिटल जाने के बजाय रात को 10:30 बजे शमीम रहमानी के घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर शमीम रहमानी घर से बाहर निकलती है और हवेली का पश्चिम दरवाजा खोलती है जो ड्राइंग रूम से लगा था। डॉक्टर गौतम ड्राइंग रूम में दाखिल होते हैं और यहीं पर शमीम रहमानी तथा डॉक्टर गौतम की लगभग 20 मिनट तक बातचीत होती है। यह बातचीत सामान्य नहीं थी क्योंकि बीच बीच में दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और इस चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर सोए घर के नौकरों तक भी जा रही थी। इसी बहस के बीच 11 बजे के आसपास घर के बाहर बरामदे में सोए पड़ोसी कलिका प्रसाद को अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। इसके अलावा इनका रामकृष्ण त्रिपाठी नाम का एक नौकर भी था जो गोली की आवाज सुनते ही भागते हुए ड्राइंग रूम में आता है। ड्राइंग रूम में आते ही वह देखता है कि डॉक्टर गौतम खून से लथपथ नीचे पड़े हैं। रामकृष्ण त्रिपाठी यह भी देखता है कि शमीम रहमानी दाहिने हाथ में बंदूक लेकर भागते हुए दूसरे कमरे में जा रही है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। इसके बाद घर का एक सदस्य शमीम रहमानी के भाई आमिर अहमद के घर साइकिल से भागते हुए जाता है और डॉक्टर गौतम के मरने की जानकारी उन्हें देता है। इसके बाद वो पास के केसरबाग कोतवाली में जाता है और रात के लगभग 1:30 बजे घटना की जानकारी पुलिस को देता है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर आती है क्योंकि यह बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने का मामला था, इसीलिए पुलिस वाले बहुत ही सावधानी के साथ सबूत इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा गवाहों का बयान भी दर्ज कराते हैं। जब शमीम रहमानी से पूछताछ की जाती है तो वह एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा करती है। शमीम रहमानी पुलिस पूछताछ में बताती है कि मैंने डॉक्टर गौतम को नहीं मारा बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले थे। एक तरफ गवाह के मुताबिक उन्होंने गोली चलाते तो नहीं लेकिन शमीम रहमानी के हाथ में बंदूक देखी थी। वहीं दूसरी तरफ रहमानी कहती है कि गोली उसने नहीं चलाई। तो एक सवाल था कि आखिर गोली किसने चलाई। अब यहाँ इस केस में एंट्री होती है शमीम रहमानी के कजन ब्रदर इकबाल उद्दीन खान की। गोली की आवाज आते ही घर में जो दूसरा व्यक्ति को देखा गया था वह था इकबाल खान। इकबाल खान शमीम रहमानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह शादी करना चाहता था मगर शमीम डॉक्टर गौतम से शादी करना चाहती थी। इस खुलासे के बाद कहा जाता है कि जब रात के अंधेरे में शमीम रहमानी और डॉक्टर गौतम को इकबाल ने एक साथ देखा था तो उसने अपना आपा खो दिया और उसने डॉक्टर गौतम पे गोली चला दी। शमीम रहमानी के परिवार भी इकबाल को मुलजिम बताते हैं। मतलब पुलिस के पास अब डॉक्टर गौतम की हत्या के 2 प्राइम सस्पेक्ट थे मगर समस्या यह थी कि पुलिस के पास किसी के खिलाफ कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था। पुलिस ने जो बंदूक जब्त की थी और दावा किया था कि उसी बंदूक से गोली चलाई गई है। फोरेंसिक जांच में यह सामने आता है कि काफी समय से उस बंदूक से कोई गोली चली ही नहीं है। ऊपर से उस बंदूक के ट्रिगर पर ना तो शमीम रहमानी का फिंगरप्रिंट था और न ही इकबाल का। अब पुलिस पर आरोप लगने लगते हैं कि पुलिस ने शमीम रहमानी के परिवार वालों के प्रभाव में आकर जानबूझकर अदालत में गलत बंदूक पेश की है ताकि शमीम रहमानी को बचाया जा सके। इसके अलावा पुलिस पर
कमजोर सबूत इकट्ठा करने का भी आरोप लगता है। कोर्ट में भी ये साबित नहीं हो पाता कि गोली शमीम के कमरे में चलाई गई या दूसरे कमरे में। डॉक्टर हरिओम गौतम का कातिल कौन है, इस बात को साबित करने के लिए लंबे समय तक केस की सुनवाई चलती रहती है। कई गवाह पेश किए जाते हैं, फिर लखनऊ के हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होती है। यह मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत मजबूत फिजिकल एविडेंस नहीं थे, मगर एक गवाही थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने चलाई है। दरअसल गोली की आवाज करीब से सुनने वालों में कलिका प्रसाद भी शामिल थे। जब गोली चली तो कलिका प्रसाद शमीम रहमानी के घर के ठीक बाहर थे। कोर्ट में कलिका प्रसाद गवाही देते हैं कि गोली चलने की आवाज के तुरंत बाद एक आवाज सुनाई देती है जो संभवतः शमीम रहमानी की थी। शमीम रहमानी मां से कहती हुई सुनाई देती है कि डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने उसकी हत्या करके कुछ गलत नहीं किया। कलिका प्रसाद आगे यह भी बयान देते हैं कि थोड़ी देर बाद शमीम रहमानी को ये कहते हुए भी सुना था कि भैया ये बंदूक लो और मुझे भी मार दो, अब मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती हूँ। कोर्ट रहमानी के इस बात को अहम सबूत मानती है तथा सर्कमस्टेंसेस एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शमीम रहमानी को साल 1975 में डॉक्टर हरिओम गौतम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में सुनवाई में ये साफ हो जाता है कि गोली भी किसी और ने नहीं बल्कि शमीम रहमानी ने ही चलाई थी। कोर्ट के मुताबिक जब आखिरी बार यानी 11 जुलाई 1968 को डॉक्टर गौतम शमीम रहमानी से मिलने रात के लगभग 10:30 बजे उसके घर आते हैं, यहाँ 20 से 25 मिनट तक दोनों की लड़ाई होती है। फिर डॉक्टर गौतम बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट करने जाने लगते हैं, तभी एक बार फिर से शमीम रहमानी उन्हें आवाज देकर अंदर बुलाती है। जैसे ही डॉक्टर गौतम अंदर आते हैं, शमीम रहमानी एक गोली उनकी तरफ चलाती है, मगर किसी तरह डॉक्टर गौतम खुद को गोली से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि वे दोबारा जैसे ही खड़े होते हैं तो शमीम रहमानी दूसरी गोली चला देती है जो सीधे डॉक्टर गौतम के माथे को चीरती हुई निकल जाती है। माथे में गोली लगते ही डॉक्टर गौतम वहीं पर गिर जाते हैं और फिर वहीं उनकी मौत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के बाद शमीम रहमानी को जेल भेज दिया जाता है, मगर कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर चिन्ना रेड्डी द्वारा शमीम रहमानी को माफी दे दी जाती है और उम्र कैद की सजा पाने वाली शमीम रहमानी महज 2 साल जेल में बिताकर वापस आ जाती है। कमाल की बात तो ये भी है कि एक तरफ राज्यपाल ने खुद शमीम रहमानी को माफी दे दी, ऊपर से तब के कई तत्कालीन सांसद ने शमीम रहमानी को माफी देने की मांग की थी। कथित तौर पर केस से बाहर आने के बाद शमीम रहमानी के पास बॉलीवुड में काम करने के कई ऑफर आए, मगर शमीम रहमानी ने इन ऑफर को ठुकरा दिया और जेल से छूटने के कुछ समय बाद वह हमेशा से लखनऊ छोड़कर दिल्ली चली गई और एक गुमनामी जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, आपने कभी इस केस के बारे में पहले सुना था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।